हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2। चैप्टर 2 करने से पहले आपको चैप्टर 1 अच्छे से करना है। अगर आपने चैप्टर 1 नहीं किया है तो इस कार्ड पे क्लिक करके पहले चैप्टर 1 कीजिए। ठीक है, तो इस पार्ट को करने से पहले थोड़ा सा वापस रिवाइज करते हैं जो अपन ने पिछले चैप्टर में भी किया था कि फ्लावर जो है वो एक मॉडिफाइड कंडेंस्ड सूट है। तो देखते हैं इसका क्या मीनिंग है मॉडिफाइड कंडेंस्ड सूट का। देखो, सपोज करो कि ये एक सूट है जिसमें ये जो रेड कलर की जो लाइंस जो बना रखी है वो लाइन क्या है, नोड को रिप्रेजेंट करती है। और इन नोड के बीच का जो पोर्शन है उसे हम क्या कहते हैं, इंटर नोड, मतलब दो नोड के बीच का पार्ट। कंडेंसेशन होने का क्या मतलब है, ये नोड एक दूसरे के पास में आ जाएंगे। देखो, ये चारों लाइनें मैंने इधर वापस पास पास में बना दी। अब इन नोड से लीफ निकलती थी, फ्लावर में भी यहाँ नोड से लीफ निकलती है। 4 टाइप की लीफ निकलती है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। जिसमें से कैलिक्स और कोरोला जो है वो कैसी लीफ है, स्टेराइल लीफ है, मतलब रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती। जबकि एंड्रोसियम और गाइनोसियम कैसी लीफ है, फर्टाइल लीफ है। इन फर्टाइल लीफ को स्पोरोफिल भी कहते हैं क्योंकि ये बाद में क्या बनाएगी, स्पोर बनाएगी। तो जो फ्लावर जो है वो एक मॉडिफाइड कंडेंस सूट है जो कि कौन सी लीफ रखता है, स्पोरोफिल लीफ रखता है। ठीक है, तो समझ में आया आपको ये सब। और ये जो मॉडिफाइड कंडेंस सूट में से अपन को इस चैप्टर में गाइनोसियम और एंड्रोसियम को अच्छे से करना है। अब उसका भी क्या करना है, उसको भी समझने के लिए एक वापस रिवाइज करते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का। अच्छे से देखो, जैसे ये प्लांट बॉडी है, देखो जो भी स्ट्रक्चर 2n होंगे उसे कहेंगे स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। और जो भी स्ट्रक्चर n होंगे उन्हें कहेंगे गैमेटोफाइटिक और हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। तो प्लांट एंजियोस्पर्म की बात की जा रही है। प्लांट जो होते हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट की जो मेन बॉडी होती है वो कैसी होती है, 2n। उन 2n बॉडी पर दो फ्लावर पे दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, अपन सब जानते हैं। कार्पल, जिसे मेगा स्पोरोफिल भी कहते हैं, और स्टेमन, जिसे अपन माइक्रो स्पोरोफिल भी कहते हैं। फिर इन मेगा और माइक्रो स्पोरोफिल पर मियोसिस होगा। क्या होगा, मियोसिस। और मियोसिस की वजह से क्या बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर। आपको पता है मियोसिस ही एक ऐसा डिवीजन है जो डिप्लॉइड को किस में कन्वर्ट कर सकता है, हैप्लॉइड में। ठीक है, तो यहां मियोसिस होगा जिससे ये जो स्ट्रक्चर है इनमें हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे, एन स्पोर बनेंगे। माइक्रो स्पोर बनेगा किसके ऊपर, माइक्रो स्पोरोफिल के ऊपर। और मेगा स्पोर बनेगा किस पे, मेगा स्पोरोफिल पे। फिर ये हैप्लॉइड स्पोर जो है वो क्या बनाते हैं, माइटोसिस करेंगे, फिर सेल डिवीजन होगा, बहुत सारे प्रोसेस से गैमेटोफाइट बनेगा। क्या बनेगा, गैमेटोफाइट। वो भी हैप्लॉइड होगा। मेल में पोलन ग्रेन बनेंगे जबकि फीमेल में क्या बनेगा, एम्ब्रियो सेक। फिर इन्हीं गैमेटोफाइट से गैमिट बनेंगे। पोलन ग्रेन जो है वो 2 मेल गैमिट में बनाएगा, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। और एम्ब्रियो सेक है जिसके अंदर क्या होगा, एग सेल बनेगी। तो वहां पे गैमिट बनेंगे एन, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट। फिर ये गैमिट जो है वो गैमिट आपस में फ्यूज करेंगे, किससे, फर्टिलाइजेशन से। किससे करेंगे, अपन सब जानते हैं किससे करते हैं, फर्टिलाइजेशन से। फर्टिलाइजेशन से ये फ्यूज कर लेंगे और क्या बनाएंगे, जाइगोट। और जाइगोट कैसा होगा, 2n। फिर ये जाइगोट डेवलप मतलब डिवाइड करेगा माइटोसिस से और क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। और ये एम्ब्रियो प्लांट में सीड के अंदर होता है और फिर वो सीड जर्मिनेट होकर वापस क्या बनाता है, प्लांट बॉडी। अब अच्छे से समझना, इस चैप्टर में अपन स्टार्ट करेंगे स्टेमन से और मेगा स्पोरोफिल से और कहां तक जाएंगे, गैमिट तक जाएंगे। ये इस चैप्टर का मोटिव है। इसीलिए इस चैप्टर की हेडिंग क्या है, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। अपन को गैमेटोफाइट तक ही पढ़ना है, मतलब गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर तक पढ़ना। जो अगला चैप्टर आएगा उस चैप्टर में अपन जाइगोट, एम्ब्रियो, फर्टिलाइजेशन वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप एक बार इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं स्टेमन। देखो, स्टेमन जो होता है वो क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है एंजियोस्पर्म का। और इसे माइक्रो स्पोरोफिल भी कहते हैं क्योंकि इसमें बाद में क्या डेवलप होंगे, माइक्रो स्पोर डेवलप होंगे। ठीक है, तो एक स्टेमन के स्ट्रक्चर में 3 पार्ट होते हैं।
लॉन्ग जो फिलामेंट पार्ट होता है, लॉन्ग पार्ट होता है, ट्यूबुलर पार्ट, और ये जो पार्ट जो होता है ये क्या करता है, इसमें से वेस्क्यूलर बंडल वगैरह जाते हैं जो कि एंथर तक सप्लाई करते हैं, किसको, वाटर को, न्यूट्रिएंट्स वगैरह को। और ये एंथर को किससे कनेक्ट करके रखता है, थैलेमस से कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, एंथर, और उन दोनों के बीच में जो पार्ट है वो क्या कहलाता है, कनेक्टिव। और कैसे टिश्यू का बना होता है, स्टेराइल, मतलब रिप्रोडक्टिव टिश्यू नहीं है, ठीक है। अब जो एंथर जो है, उस एंथर के अंदर दो लोब होती है, कितनी लोब होती है, दो लोब, और लोब को कहते हैं थीका। इसलिए जनरल केस में जो एंथर का स्ट्रक्चर है वो कैसा कहलाता है, डाईथीकस। क्या कहलाएगा, डाईथीकस, दो थीका वाला, ठीक है। और हर लोब के अंदर दो माइक्रोस्पोरेंजिया होती है। तो एक लोब में दो माइक्रोस्पोरेंजिया, तो दो लोब में कितनी हो जाएगी, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, और 4 को कहते हैं टेट्रा। इसलिए ये कंडीशन क्या कहलाएगी, टेट्रास्पोरेंजिएट। क्या कहलाएगी, टेट्रास्पोरेंजिएट। तो देखो जनरली जो होता है एंथर कैसा होता है, डाईथिकस बोले तो दो लोब वाला, टेट्रास्पोरेंजिएट बोले तो चार, उसमें क्या होगी, माइक्रोस्पोरेंजिया होगी। लेकिन मालवेसी फैमिली जो होती है, जो मालवेसी फैमिली से कौन कौन बिलोंग करते हैं, चाइना रोज वगैरह, उनकी फैमिली में मोनोथिकस ही होता है। मोनोथिकस बोले तो सिर्फ एक ही लोब होगा, और एक लोब होगा तो उसमें कितनी माइक्रोस्पोरेंजिया होगी, दो। तो वो कौन सी स्टेज कहलाएगी, बाईस्पोरेंजिया। तो जनरली एंथर जो होता है वो डाईथिकस और टेट्रास्पोरेंजिएट होता है, लेकिन मालवेसी फैमिली में कैसा होगा, मोनोथिकस और बाईस्पोरेंजिएट। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे देखते हैं। आगे अगर अपन को स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम पूछे या स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन सैक पूछे तो यही है, डायग्राम तो यही बनाना है। तो देखते हैं, देखो ये पूरा जो है, ये पूरा स्टेमन है, इसका ऊपर वाले पार्ट को अगर ऐसे कट करते हैं तो उसमें ऐसे स्ट्रक्चर दिखते हैं, बाहर की बाउंड्री दिखती है, उसके अलावा 4 सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखते हैं। ये सर्कुलर स्ट्रक्चर किसको डिनोट करते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम को। किसको डिनोट करते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम को। और बीच में ये क्या है, कनेक्टिव, जहां पर वो फिलामेंट आकर अटैच हुआ है, ठीक है। और यहां से वेस्कुलर बंडल इन सब टिश्यू को क्या करता है, वो न्यूट्रिशन वगैरह सप्लाई करता है। तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम, ये माइक्रोस्पोरेंजियम, 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 कितने हो गए, 4। इसलिए इसको क्या कहते हैं, टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट, ठीक है। अब इसको अगर और डिटेल में अपन देखें तो ये जो सबसे बाहर वाली जो ब्लैक कलर की जो लाइन है वो ऐसी दिखती है, एक सिंगल सेल की लेयर होती है, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। उसके बाद में जो ग्रीन कलर वाली है वो भी सिंगल लेयर ही होती है सेल की, और उसे क्या कहते हैं, एंडोथीसियम। उसके बाद में ये जो बीच का स्पेस है, इसमें मिडल लेयर होती है जो 2 to 3 लेयर्स तक हो सकती है। उसके बाद में एक और जो ये ब्लू कलर वाली लाइन ड्रॉ कर रखी है, ये भी सिंगल सेल की एक लेयर होती है जिसको क्या कहते हैं, टेपेटम। ये चारों क्या बनाती है, वॉल बनाती है, किसकी, माइक्रोस्पोरेंजिया की वॉल भी कह सकते हैं, एंथर की वॉल भी कह सकते हैं, पॉलन सैक की भी वॉल कह सकते हैं, ठीक है। और सबसे अंदर की तरफ जो है, जो सबसे अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाएगा, स्पोरोजिनस टिश्यू। और इस टिश्यू की सेल में आगे जो भी डिवीजन होगा उससे पहले तो माइक्रोस्पोर बनेंगे, और फिर माइक्रोस्पोर बनने के बाद क्या बनेंगे, उसमें पॉलन ग्रेन। एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, जब तक इसमें माइक्रोस्पोर बनते हैं ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या कहलाएगा, माइक्रोस्पोरेंजियम। जब इसमें पॉलन ग्रेन बन जाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, पॉलन सैक। वैसे आप इंटरचेंज के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं बुक में कि भाई ये जो एंथर है इसके ऊपर जो अंदर की तरफ होता है उसे पॉलन सैक कहते हैं, एंथर कहते हैं, उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, लगभग लगभग सब एक जैसे ही है। लेकिन माइक्रोस्पोरेंजियम तब कहना चाहिए जब इसके अंदर माइक्रोस्पोर या स्पोरोजिनस टिश्यू, जब वो स्पोरोजिनस टिश्यू से माइक्रोस्पोर बने और फिर माइक्रोस्पोर बाद में जब पॉलन ग्रेन बने तो अब पॉलन ग्रेन को रखने वाला थैला बन जाएगा, इसलिए उसे क्या बोलेंगे, पॉलन सैक बोल देंगे, ठीक है। तो ये आप स्ट्रक्चर है अच्छे से नोट करो, फिर इनको अपन 1 by 1 डिटेल में करते हैं, ठीक है। तो ये ड्रॉ कर लो। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन, वो जो अभी अपन ने डायग्राम किया था उस डायग्राम में किसका स्ट्रक्चर देखा था, माइक्रोस्पोरेंजिया। और उसी माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर बनते हैं इसलिए उसे माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। और मैंने बताया कि उसमें बाद में माइक्रोस्पोर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पॉलन ग्रेन में, तो तब उसे क्या कहेंगे, पॉलन सैक। तो बेसिकली माइक्रोस्पोरेंजिया, पॉलन सैक ऐसे इंटरचेंज में यूज कर सकते हैं। आपके बुक में पॉलन सैक के हिसाब से क्वेश्चन दे रखा है कि विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन सैक। तो करते हैं, डायग्राम वही बनाने, वो तीनों डायग्राम जो पूरा था वो डायग्राम वो पूरा बनाना है।
देखते हैं। सबसे पहले इस जो पॉलन सैक के स्ट्रक्चर को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, बाहर की जो आउटर लेयर है वो और अंदर का स्पोरोजिनस टिश्यू। तो दो अपन को पोर्शन करने हैं, पॉलन सैक वॉल और क्या करेंगे स्पोरोजिनस टिश्यू। पहले वॉल देखते हैं तो कितनी लेयर थी, 4 लेयर थी। कहां से, बाहर से। अंदर की तरफ कौन कौन सी थी, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर और टेपेटम। पहले देखते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में कितनी लेयर होती है, सिर्फ एक लेयर होती है। काम क्या होता है, सबसे बाहर वाली लेयर का काम हमेशा एक ही होता है, प्रोटेक्शन का। सेकंड होती है एंडोथीसियम। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से देखना। ये सेकंड लेयर है, सिंगल लेयर होती है। ये जो सेल होती है इसकी थिक होती है, थिक मतलब मोटी होगी। और वो मोटी क्यों होती है अभी बताते हैं। और रेडियली इलोंगेटेड मतलब रेडियस वाली साइड में थोड़ी लंबी होगी। सेल ऑफ दिस लेयर हैज कैलोस। कैलोस की डिपोजिशन की वजह से ये लेयर कैसे, इसकी लेयर की जो सेल होती है वो कैसी होती है, थिक। और कैलोस क्या होता है, एक हाइग्रोस्कोपिक पॉलीसेकेराइड होता है। हाइग्रोस्कोपिक का क्या मतलब है, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है जिससे पॉलन सैक का मॉइस्चर बना रहे वॉल का, ठीक है। लेकिन जब ड्राई कंडीशन आएगी तो मॉइस्चर मिलेगा नहीं और जिससे एंथर फट जाएगा। तो एंथर के डेhiscence में फटने में ये क्या करेगी, ये लेयर हेल्प करेगी। इसे और डिटेल में अपन एंथर डेhiscence में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मिडल लेयर। मिडल लेयर क्या होती है, ये जो लेयर है वो 2 या 2 से ज्यादा मतलब लेयर की होती है। 2 to 3 लेयर की सेल की ये बनी होती है, ठीक है। बाकी सब ये भी सिंगल लेयर, ये भी सिंगल लेयर और टेपेटम भी सिंगल लेयर। सिर्फ यही एक लेयर है जो 2 to 3 लेयर की बनी होती है। और ये सेल कौन से टाइप की होती है, पैरेनकाइमस सेल। याद रखना है कौन सी सेल है, पैरेनकाइमस। और पैरेनकाइमस सेल अक्सर कुछ ना कुछ स्टोर करने की एबिलिटी रखती है। तो ये क्या स्टोर रखती है, फूड। लेकिन ये सिर्फ यंग एंथर में होती है और इससे फूड जो है वो टेपेटम एब्जॉर्ब करता रहेगा। और जब एंथर पूरा मैच्योर हो जाएगा या पॉलन सैक पूरा मैच्योर हो जाएगा उस समय ये होती ही नहीं है क्योंकि वो डीजनरेट हो चुकी होती है। नेक्स्ट है टेपेटम। टेपेटम जो होती है अगेन सिंगल लेयर की होती है और स्पोरोजिनस टिश्यू को सराउंड करके रखती है। सेल ऑफ दिस लेयर हैज डेंस साइटोप्लाज्म और मल्टी न्यूक्लिएटेड। इस लेयर की जो सेल होती है उसमें न्यूक्लियस एक से ज्यादा होता है। ऐसे शायद इसलिए हुआ होगा कि जब डिवीजन हुआ होगा तो सेल डिवाइड के समय 2 स्टेप होते हैं, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है और फिर सेल वॉल बनती है। या सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हुआ सेल वॉल बनी नहीं, तो हर एक सेल के अंदर 2-3 न्यूक्लियस हो जाते हैं, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है ये इंपॉर्टेंट है। टेपेटम का क्या फंक्शन है, तो टेपेटम जो होता है वो न्यूट्रिशनल फंक्शन रखता है और क्या प्रोड्यूस करता है, एंजाइम, आईए। और क्या करता है, जो मिडल लेयर से फूड लेता है और उसे कहा ट्रांसफर करता है, स्पोरोजिनस टिश्यू में। तो एक फंक्शन तो क्या होगा, न्यूट्रिशनल। एंजाइम जो होंगे वो जो भी प्रोसेस होते हैं उनको कंट्रोल करता है। आईए क्या होता है, इंडोल एसिटिक एसिड, ये एक तरह का ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है। नेक्स्ट इसका काम क्या होता है, स्पोरोपोलेनिन बनाना। अब ये क्या होता है, अपन जब आगे चैप्टर में स्टडी करेंगे तो पोलन ग्रेन के चारों तरफ 2 लेयर होती है, इंटाइन और एक्साइन। एक्साइन में एक बहुत ही हार्ड रिजिड सब्सटेंस होता है जो जिसपे किसी भी चीज का कोई असर नहीं पड़ता, ना कोई एसिड का, पीएच का, किसी भी चीज का। उस सब्सटेंस को क्या कहते हैं, स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। इसको बाद में और डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ इतना याद रखेंगे कि ये स्पोरोपोलेनिन का होता है पोलन ग्रेन के चारों तरफ एक्साइन में, जो क्या करता है, पोलन ग्रेन को अनफेवरेबल कंडीशन में बचा के रखता है, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ पोलन किट। अब ये क्या है, तो ये भी पोलन ग्रेन से जुड़े हुए हैं। पोलन ग्रेन के सबसे चारों तरफ एक ऑयली लेयर सिक्रेट कर देता है जिससे पोलन ग्रेन क्या कर पाते हैं, जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं उनके चिपक पाते हैं, तो उन्हें पॉलिनेशन में हेल्प होती है, ठीक है। तो ये पोलन किट, स्पोरोपोलेनिन और न्यूट्रिशनल 3 इसके फंक्शन है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है टेपेटम के बारे में कि अगर टेपेटम को डीजनरेट कर दिया जाए तो क्या होगा। तो देखो टेपेटम डीजनरेट हो जाएगा तो जो पोलन ग्रेन बनेंगे उन्हें ना तो न्यूट्रिशन मिलेगा प्रॉपर ग्रोथ के लिए, ना उसके चारों तरफ स्पोरोपोलेनिन होगा, ना उसके चारों तरफ पोलन किट होगा। तो वो बेसिकली क्या होगा, स्टेराइल पोलन ग्रेन होंगे, फर्टाइल नहीं होंगे, खराब पोलन ग्रेन बनेंगे, ठीक है। ये अलग से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्पोरोजिनस टिश्यू। तो इन चारों लेयर के बीच में क्या होता है, होमोजीनस सेल का एक कलेक्शन होता है। होमोजीनस बोले तो सारी सेल एक जैसी होती है। और कैसी होती है, सारी की सारी डिप्लॉयड होती है और इनमें साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा होता है, न्यूक्लियस बहुत बड़ा। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का बड़ा होना क्या डिनोट करता है कि ये सेल क्या कर सकती है, डिवाइड कर सकती है। तो स्पोरोजिनस सेल जो होती है, जो कैसी होती है, डिप्लॉयड। इसमें माइटोसिस से
माइक्रोस्पोर मदर सेल बनती है, वो भी कैसी होती है, डिप्लॉइड, और फिर उसमें मियोसिस से क्या बनता है, माइक्रोस्पोर, और फिर वो माइक्रोस्पोर में माइटोसिस होकर क्या बनता है, पॉलन, और ये फिर जो भी आगे प्रोसीजर होगा। तो बेसिकली स्पोरोजिनस टिश्यू में क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर बनेंगे, और बाद में क्या बनेंगे, पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो ये इस स्ट्रक्चर, ये इस वाले क्वेश्चन में अपन को ये सब थ्योरी नोट करनी, और डायग्राम कौन से बनाने, जो अभी अपन ने पहले बनाए थे, वो स्टेमन, उसके बाद पूरा ओवरऑल, और वो 4 लेयर का, और वो डायग्राम। ठीक है, तो ये पूरा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार कर ले, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लेते हैं, व्हाट इज प्रो यूबिस बॉडी और यूबिस बॉडी। तो देखो, टेपेटम जो होता है उसके अंदर कुछ राउंड बॉडीज डेवलप होती है जो फैटी होती है नेचर में, और उनको कहते हैं प्रो यूबिस बॉडी। और इन प्रो यूबिस बॉडी में स्पोरोपोलेनिन सिंथेसिस की वजह से हार्डनेस आ जाती है, और अब ये क्या कहलाती है, यूबिस बॉडी। क्या कहलाएगी, यूबिस बॉडी। और ये यूबिस बॉडी जो होगी वो पॉलन ग्रेन को सराउंड कर लेगी, और उसके चारों तरफ क्या बनाएगी, एक्साइन बनाएगी। क्या बनाएगी, एक्साइन। तो बोले तो एक्साइन बनाने में ये हेल्प करती है यूबिस बॉडी, और यूबिस बॉडी का प्रीकर्सर जो होता है वो क्या होती है, प्रो यूबिस बॉडी। और ये दोनों कौन बनाती है, टेपेटम। ठीक है, यही वजह है कि अपन क्या कहते हैं कि एक्साइन का सिंथेसिस किसकी हेल्प से होता है, टेपेटम, सॉरी हाँ, टेपेटम की वजह से। नेक्स्ट है, राइट द टाइप ऑफ टेपेटम। टेपेटम कितने तरह के होते हैं, तो देखो टेपेटम 2 तरह के होते हैं, एक होता है अमीबॉइड और एक होता है सिक्रेटरी या ग्लैंडुलर। जो अभी अपन ने पढ़ा था वो ग्लैंडुलर था। देखो, अमीबॉइड वाला क्या होता है, वो टेपेटम की जो सेल होती है वो खुद ही डिफ्यूज हो जाती है, और फिर क्या करती है, वो जो भी एक्साइन, इंटाइन जो भी बनानी है वो बनाती है। जबकि ग्लैंडुलर टाइप वाली जो टेपेटम होती है वो सेल वैसे वैसे रहती है, और वो सिक्रेट करती है जो भी उसे बनाना हो पॉलन ग्रेन के चारों तरफ, वो खुद सेल वैसे वैसे रहती है और फिर सिक्रेट करती है। ठीक है, नेक्स्ट अपना टॉपिक करने से पहले अपन 2 चीजें करते हैं कि डिवीजन जो होता है वो किस प्लेन में हो रहा है, उसके बेसिस पे 2 तरह के होते हैं, पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल। सपोज करो ये सेल है और इस सेल में ऐसा डिवीजन हो तो इसे क्या कहेंगे, पेरिक्लिनल, और ऐसे ऐसे डिवीजन हो तो उसे क्या कहेंगे, एंटीक्लिनल। ये आप याद रखना दोनों, पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल। अगला जो अपन टॉपिक करते हैं वो ये करते हैं कि एंथर का डेवलपमेंट कैसे होता है, मतलब एंथर जिसमें 4 वो माइक्रोस्पोरेंजिया और वो चारों लेयर, वो जो सेक की जो वॉल होती है, वो सब पूरा कैसे बना। तो ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ईच पॉलन सैक एज होमोजाइगस मास ऑफ अनडिफरेंशिएट सेल। शुरू में जो एंथर पूरा जो होता है वो ऐसा अनडिफरेंशिएट मास होता है जिसमें एक लेयर होती है और अंदर बहुत सारी सेल होती है, और सारी सेल एक जैसी होती है। फिर इस लेयर के जस्ट नीचे की कोई सेल अपनी साइज में ग्रो कर जाती है, साइटोप्लाज्म बढ़ा लेती है, और साथ में न्यूक्लियस बड़ा हो जाता है। इन सेल को कहते हैं आर्कीस्पोरियल सेल। और ये सारी सेल जो आर्कीस्पोरियल सेल बनाती है वो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे की होती है। बोले तो कौन सी सेल होती है, हाइपोडर्मल सेल। तो बोले तो कोई भी हाइपोडर्मल सेल जो होती है वो अपना साइटोप्लाज्म बढ़ा लेती है, उसको अब अपन क्या कहते हैं, आर्कीस्पोरियल सेल। और ऐसी 4 सेल बन जाएगी चारों कॉर्नर में। ठीक है, फिर एक एक तरफ देखते हैं, बाकी सब में भी वैसा का वैसा रिपीट होगा। फिर इस आर्कीस्पोरियल सेल में पेरिक्लिनल डिवीजन हुआ, ऐसे डिवीजन हो गया, एक सेल ऊपर बन गई, एक सेल नीचे। जो ऊपर वाली सेल है उसे कहेंगे प्राइमरी पैराइटल सेल, और नीचे वाली को क्या कहेंगे, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी पैराइटल सेल जो होती है वो फिर डिवाइड होकर क्या बनाएगी, पॉलन ग्रेन की जो वॉल होगी वो बनाएगी। बोले तो सैक की वॉल बनाएगी जिसमें 4 लेयर थी, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर, टेपेटा। जबकि ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है, ये डिवाइड होकर पूरा क्या बना लेगी, स्पोरोजिनस टिश्यू। ऐसा कैसा इस सेल में भी होगा, ऐसा कैसा इस सेल में भी, ऐसा कैसा इस सेल में भी, और ऐसा कैसा इस सेल में भी, और जिससे पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, पॉलन ग्रेन। ये जो अभी डेवलपमेंट पड़ा है वो यू स्पोरेंजिया टाइप का डेवलपमेंट होता है, जिसमें माइक्रोस्पोरेंजिया जो बनती है वो ग्रुप ऑफ इनिशियल से बनती है। बोले तो एक से ज्यादा इनिशियल थे जिससे अपने माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलपमेंट हुआ, या ये एंथर का, पॉलन सैक का डेवलपमेंट हुआ। अगर सिर्फ एक इनिशियल से डेवलपमेंट हो तो उसे कहते हैं लेप्टोस्पोरेंजिएट। हालांकि ये बुक में नाम नहीं दे रखा, आपकी बुक में सिर्फ ये दे रखा है कि ये डेवलपमेंट कैसा होता है, यू स्पोरेंजिएट। और क्यों होता है, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ सेल इनिशियल से होता है। अगर एक सेल इनिशियल से हो तो उसे क्या कहेंगे, लेप्टोस्पोरेंजिएट। ठीक है, ये टेरिडोफाइटा में देखने को मिलता है, टेरिडोफाइटा में दोनों ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद अपन अगला टॉपिक करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो ये अच्छे से नोट कर लो। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस।
तो देखो ये जो वर्ड है स्पोरोजिनेसिस, जिनेसिस का क्या मतलब होता है? फॉर्म करना। क्या फॉर्म करना है अपन को? माइक्रोस्पोर। तो माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। एक पोलन सैक के स्ट्रक्चर में, जो मतलब एक वो एंथर होता है, उसके एक स्ट्रक्चर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, और चारों माइक्रोस्पोरेंजिया के सेंटर में क्या होता है? स्पोरोजिनस टिश्यू। और उस स्पोरोजिनस टिश्यू की हर सेल किसका काम कर सकती है? माइक्रोस्पोर मदर सेल का काम। माइक्रोस्पोर मदर बोले तो माइक्रोस्पोर बनाने वाली सेल का काम कर सकती है। इसको स्टार्ट से देखते हैं। देखो, ये थी अपनी आर्किस्पोरियल सेल, जिसमें पेरिक्लिनल डिवीजन हुआ और क्या बना? प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी पैराइटल सेल क्या करेगी? पोलन सैक की वॉल बनाएगी, जबकि ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल में माइटोसिस होगा और उससे स्पोरोजिनस टिश्यू बन जाएगा सेंटर में, और उसमें बहुत सारी सेल होगी। उन सेल, कोई भी एक सेल और सारी सेल, बारी बारी से सारी सेल किसका काम करेगी? माइक्रोस्पोर मदर सेल का। अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल 2n होती है, इसमें मियोसिस होगा। मियोसिस 2 स्टेप में होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। और ओवरऑल इस मियोसिस के होने से जो माइक्रोस्पोर मदर सेल थी वो 4 माइक्रोस्पोर में कन्वर्ट हो जाएगी। वो चारों जो माइक्रोस्पोर है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन ही रहेंगे, इसको कहेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। ऐसे हर एक स्पोरोजिनस टिश्यू से, स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल से जो माइक्रोस्पोर मदर सेल का काम करेगी और फिर क्या बनाएगी? माइक्रोस्पोर टेट्राड। इस तरीके से माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे माइक्रोस्पोर टेट्राड बन जाते हैं। जो माइक्रोस्पोर जो होता है वो फीमेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल है, क्योंकि यहां से n हो गया। अभी तक सारे स्ट्रक्चर कैसे थे? 2n थे। तो ये पहली जो मेल गैमेटोफाइट है, उस मेल गैमेटोफाइट की ये फर्स्ट सेल है। कौन? माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब यहां से पॉलन ग्रेन बनेंगे, फिर मेल गैमेट बनेंगे, वो सारे मेल गैमेटोफाइट के स्ट्रक्चर चलेंगे। लेकिन फर्स्ट सेल कौन सी थी? मेल गैमेटोफाइट की कौन सी थी? माइक्रोस्पोर। एक और चीज, माइक्रोस्पोर हमेशा किस फॉर्म में बनता है? टेट्राड के फॉर्म में। बोले तो 4 के क्लस्टर के फॉर्म में। इन चारों का एक दूसरे के टुवर्ड्स में अरेंजमेंट कैसा है? वो अलग अलग में अलग अलग होता है। तो अपन वापस देखते हैं, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस क्या होता है? माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन के प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजिनेसिस कहते हैं। ये किससे बनता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनता है। कौन सी सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल का काम कर सकती है? स्पोरोजिनस टिश्यू की कोई भी सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल का काम कर सकती है। कितने सारे माइक्रोस्पोर बनेंगे? बहुत सारे माइक्रोस्पोर बनते हैं एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इस वीडियो के पार्ट को एंड करते हैं। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और अच्छे से बार बार देख के इसे रिवाइज कीजिए जब तक इसे समझ ना जाए। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।